हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जनन चैप्टर में, जिसमें कि फ्रेंड्स मेनली ये हम लोग का रिवीजन क्लास है। चैप्टर को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं फ्रेंड्स। और इसमें है कि जैसे कि नज़दीक एग्ज़ाम है तो पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं रहता है फ्रेंड्स, या फिर हम लोग के पास जो कम समय है उसमें हम लोग पूरे चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं और मेन पॉइंट को इस तरह से नोट्स बना के फ्रेंड्स हम लोग एग्ज़ाम में फटाफट सारे पॉइंट को रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एक पार्ट हो चुका है जो कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में दिया गया है फ्रेंड्स, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज का डिस्कशन है फ्रेंड्स, हम लोग जो पिछले वीडियो से हम लोग आगे आज चलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है परागण की परिभाषा। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ तक पुष्प का नामांकित चित्र और ये पुंकेसर का संरचना और स्त्रीकेसर का संरचना के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ निषेचन से पहले पुष्पों में परागण की क्रिया होती है, जो कि फ्रेंड्स ये दो प्रकार से होती है। तो देखिए, परागण उसे कहते हैं या इसका परिभाषा होता है वर्तिकाग्र पर परागकण का वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। यह जो है फ्रेंड्स, परागण जो है दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। इसमें फ्रेंड्स देखिए, पादपों में नर जयांग पुंकेसर होता है, पादपों में मादा जयांग एंग स्त्री केसर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्वपरागण की परिभाषा हो जाएगा जब पुष्प में उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर चला जाता है तो वो स्वपरागण कहलाता है। यानी कि जैसे कि एक फूल है जो कि उभयलिंगी है, जिसमें कि दोनों तरह के फ्लावर के भाग स्त्री केसर और नर भाग पाए जा रहे हैं, तो यहीं पे पराग कोश है और इसका पराग के कण जो है मादा भाग पे गिर जाएगा, तो ये फ्रेंड्स स्वपरागण हो जाएगा। और स्वपरागण जो है सामान्यतः देखिए द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधे में होता है, जिसमें कि दोनों नर एवं मादा भाग उपस्थित होते हैं। आगे है फ्रेंड्स, परागकण की परिभाषा। जब जब पुष्प के परागकण वायु से, जल से, कीटों से या तितलियों द्वारा स्थानांतरित होकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ती है तो उसे परपरागण कहते हैं। आगे है फ्रेंड्स, इसमें दो पुष्पों की आवश्यकता होती है, पर परागकण के होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो वो माध्यम वायु, जल, पक्षी, कीट भी हो सकते हैं। नोट है, पर परागण सामान्यतः एक लिंगी पुष्पों में होता है। अब जैसे फ्रेंड्स कोई भी पुष्प है जो एक लिंगी है, मादा का अलग है फ्लावर और नर का अलग है, तो उसमें पर परागण की क्रिया होती है। जो पुष्प नर का है उससे परागकण जो है माध्यम के द्वारा स्त्री केसर पर पहुंचते हैं। माध्यम हो सकता है वायु, जल, पक्षी, कीट, तितली या मधुमक्खी, ये सब हो सकते हैं। आगे है फ्रेंड्स, परागकण के बाद निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन जो है फ्रेंड्स मादा तथा नर युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। अब पादपों में जनन की क्रिया हम लोग देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, परागकण की क्रिया के बाद परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाता है। परागकण परागनली के द्वारा ये बीजांड में प्रवेश करती है। वर्तिकाग्र पर परागनली परागकण आने के बाद परागण फूटता है और ये दो नर युग्मक का निर्माण होता है, और ये दो नर युग्मक परागनली के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में प्रवेश करने के बाद निषेचन होता है। निषेचन के बाद युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, स्त्री केसर पर एक परागकण आया है जो कि यहाँ से आगे बढ़ रहा है और ये एक ट्यूब के जैसा, नली के जैसा संरचना का निर्माण करता है। और यहाँ पे आके दो ये जो है बीजांड और
ये जो ट्यूब है यहाँ पे आके दोनों मिलता है और यहाँ पे दोनों का निषेचन होता है। दोनों का ये निषेचन के बाद यहाँ पे युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। ये जो भाग है फ्रेंड्स वर्तिकाग्र कहलाएगा। ये वर्तिका और ये अंडाशय। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो निषेचन होगा, फिर जायगोट बनेगा, जायगोट से भ्रूण, उसके बाद यह अंकुरन, जिससे कि नया पौधा बनता है। जायगोट से भ्रूण बनता है, बीज पत्र में भोजन इकट्ठा होता है, मूलांकुर जमीन के अंदर होता है, प्रारंकुर जमीन के बाहर होता है, मूलांकुर जड़ में पाया जाता है। मूलांकुर जो होता है फ्रेंड्स जमीन के अंदर होता है, मूल यानी कि जड़ का निर्माण करेगा, और प्रारंकुर जो होता है जमीन के बाहर होता है, उसके ऊपर पत्ती बनेगी। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, उसके बाद होगा परागन, परागकण का वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचना, निषेचन, युग्मनज का निर्माण, उसके बाद होगा भ्रूण का विकास, बीज का निर्माण, फिर बीज से अंकुरन होगा और फिर नए पौधे का जन्म होगा। आगे है फ्रेंड्स, पराग कोश में परागकण पाया जाता है। निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। बीजांड निषेचन के बाद बीज का कठोर आवरण बन जाता है। मानव में लैंगिक जनन होता है क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मक दोनों होता है। मानव में नर युग्मक शुक्राणु होता है। मानव में मादा युग्मक अंडाणु होता है। जब युग्मक बनना शुरू हो जाता है, चाहे वो नर हो या मादा, लैंगिक परिपक्वता कहलाता है। या मादा का अंडाणु तथा नर का शुक्राणु जब नर तथा मादा में बनना स्टार्ट हो जाता है तो उससे लैंगिक परिपक्वता आना शुरू हो जाता है। अंडाणु यानी कि मादा युग्मनज बड़ा अचल होता है। यह जो अंडाणु होगा साइज इसका बड़ा होगा, अचल यानी कि स्थिर होगा, एक ही जगह रहेगा, यानी कि मादा के अंदर ही रहेगा, यह चल नहीं सकता। शुक्राणु यानी कि नर युग्मक छोटा होता है तथा चल होता है, यानी कि ये गति कर सकता है, मोटाइल होता है, यह चल सकता है। जब तक अंडाणु मादा के शरीर में है वह अगुणित है, यानी कि यक्ष है। जब तक अंडाणु मादा के शरीर में है और वह शुक्राणु से नहीं मिला है तब तक वह अगुणित होता है, और जब तक नर युग्मक शुक्राणु मादा से नहीं मिलता है वह नर में ही रहता है तब तक वह अगुणित यानी कि एक अवस्था में रहता है। नोट है फ्रेंड्स, जब तक नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु एक दूसरे से नहीं मिलता है तब तक वह अगुणित अवस्था में रहता है। अंडाणु के पास शुक्राणु आता है क्योंकि अंडाणु अचल है। शुक्राणु आकर अंडाणु को निषेचित करता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के बाद युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। युग्मज जो होता है फ्रेंड्स द्विगुणित होता है। यहाँ पे n प्लस मिलके 2n होता है। युग्मनज बनने के बाद बहुत सारी कोशिकाएं विभाजन होगी और भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण के बाद शिशु बनना प्रारंभ होता है। नर तथा मादा की वह अवस्था जब वह जनन की क्रिया में भाग लेने के लिए तैयार हो, जब मादा में अंडाणु तथा नर में शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाए। 13 से 15 साल के बीच लड़की और लड़के के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, उसे लैंगिक परिपक्वता कहते हैं। यौवन आरंभ की परिभाषा, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका निर्माण हो जाता है, शुरू या किशोरावस्था की उस अवधि को यौवन आरंभ कहते हैं। नर तथा मादा में यौवन आरंभ के एक समान परिवर्तन निम्नलिखित हैं। जननांग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तैलीय होना, मुहासे निकलना। नर के यौवन आरंभ में परिवर्तन, चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलना, आवाज का फटना।
ये परिवर्तन ये संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। मादा के यौवन आरंभ में परिवर्तन, ऋतुस्राव का प्रारंभ होना, आवाज का पतला होना। मादा जनन तंत्र, उससे पहले है फ्रेंड्स, देखिए का स्केच है। यहाँ पे पहले कोई भी जो जीव होगा एक कोशिका का होगा। प्रारंभ में मानव भी एक कोशिका का होता है। अगर वो मादा के अंदर है जो सेल एक्स पाया जाता है या एन, जो कि ओवम एग है, वो भी एक कोशिका का है। और जो नर के पास स्पर्म है, शुक्राणु, वो भी एक कोशिका का है फ्रेंड्स। तो अभी वो एक कोशिका का है। जब दोनों मिल जाते हैं तो युग्मक यानी कि जायगोट बनाते हैं। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे विभाजन होते हैं, जिसके बाद उत्तक बनता है। उत्तक से अंग बनता है और अंग से अंगतंत्र यानी कि हमारा शरीर बनता है। आगे है फ्रेंड्स मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग। इसमें पहला है अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। इस तरह से डायग्राम है फ्रेंड्स, देखिए। अंडवाहिका है, यहाँ फिरिम्बरी है, अंडाशय, ग्रीवा, गर्भाशय और ये योनि है। याद रखने वाली है फ्रेंड्स, ये अंडवाहिका है, यहीं पे जो है मानव में निषेचन होता है यहीं पे, और ये गर्भाशय है और यहाँ योनि है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स अंडाशय। अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में ही मादा हार्मोन होता है। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोस्ट्रोजन होता है। लैंगिक परिपक्वता के समय मादा में होने वाला परिवर्तन एंड्रोजन तथा प्रोस्ट्रोजन नियंत्रित करता है। अंडाशय दो होते हैं, अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिका को डिंब वाहिनी भी कहते हैं। मादा में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। प्रक्रिया, अंडाशय में बना अंडाणु फिरिम्बरी की सहायता से अंडवाहिनी में चला जाता है। उसे शुक्राणु आकर अंडाणु को निषेचित करता है। निषेचन के बाद दो बातों पर निर्भर करती है, जब निषेचन होता है और जब निषेचन नहीं होता है। जब निषेचन होता है तो उसके बाद गर्भाशय में शिशु 9 महीने तक गर्भ में रहता है। गर्भाशय में ही शिशु का विकास होता है। अप्रा या प्लासेंटा, इस नली के द्वारा शिशु अपनी माता से गर्भाशय में जुड़ा रहता है। इसी नली के द्वारा शिशु का पोषण होता है और वह इस नली के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जब निषेचन नहीं होता है, अंडाशय में अंडाणु बनता है। फिरिम्बरी की सहायता से वह अंडवाहिका में चला जाता है और अगर अंडाणु को निषेचित करने शुक्राणु नहीं आया तो अंडाणु स्वयं ही गर्भाशय में चला जाता है। अंडाणु 1-2 दिन तक जीवित रहता है और गर्भाशय से एंडोमेट्रियम की दीवार दोनों ओर टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर आती है। इसी को ऋतुस्राव कहते हैं। अंडाणु 1 या 2 दिन तक जीवित रहता है। हर महीने एक अंडाणु अंडाशय में बनता है और फिरिम्बरी से होकर अंडवाहिका में, अंडवाहिका से गर्भाशय में आता है। रक्तस्राव या ऋतुस्राव की अवधि 2 से 8 दिनों तक की होती है। मादा में ऋतुस्राव 50 वर्षों तक की होती है। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के मुख्य भाग। पहला वृषण, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शिश्न। वृषण यानी कि वृषण कोश में होता है। वृषण कोश वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर में कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण कोश ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करता है तथा यहाँ का तापमान शरीर के अन्य अंगों से कम होता है। वृषण का कार्य
नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु का निर्माण करता है। ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है। टेस्टोस्टेरोन नर में यौवनारंभ के समय होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करता है। शुक्राणु पूंछ की सहायता से चलते हैं। शुक्रवाहिनी वृषण में बने शुक्राणु को यह शिश्न तक पहुंचाती है या शुक्राणुओं का स्थानांतरण। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पर्म यानी कि शुक्राणु का ये संरचना है जो कि हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं। यह एक कोशिका है, इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ये हेड है, ये यानी कि ये शुक्राणु का सिर है। मिडिल पीस यानी कि ये मध्य भाग है और ये टेल है यानी कि पूंछ है। इसकी सहायता से शुक्राणु गति करता है और अंड या डिंब को निषेचित करने में सक्षम हो पाता है। ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है। वृषण में शुक्राणु निर्माण के बाद इस शुक्रवाहिनी से होकर शुक्राशय तक पहुंचता है। आगे ये शुक्रवाही के मूत्राशय आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र के परिवाह में उन्नयन मार्ग है। शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रह के लिए एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे शुक्राशय कहते हैं। में खुलती शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा तथा गति प्रदान करता है। शिश्न शुक्राणुओं को योनि तक पहुंचाता है। वीर्य एक गाढ़ा सफेद रंग का तरल है जो शुक्राणु तथा शुक्रजनक नलिकाओं, शुक्राशय, प्रोस्टेरेन ग्रंथि तथा बल्लो-यूरेल ग्रंथि का निर्माण करता है। वीर्य का पीएच 7.2 से 7.7 होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि यह अखरोट के आकार की एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है और उत्सर्जन अंग कहलाती है। यह तरल वीर्य का भाग बनता है तथा शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। कॉपर ग्रंथि, इसे बल्लो-यूरेबल ग्रंथि भी कहते हैं। ये एक जोड़ी ग्रंथि है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। आगे है फ्रेंड्स अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक जीव की आवश्यकता होती है। इसमें नर और मादा दोनों नहीं युग्मक होते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें एक जीव अपने जैसी संतति की उत्पत्ति करता है। अलैंगिक जनन की विधियाँ, इसमें विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण यानी कि स्पोर जो है फॉर्मेशन, पुनर्जनन यानी कि रिग्रेशन खंडन और कायिक प्रबंधन वेजिटेटिव प्रोपरेशन। आगे है फ्रेंड्स हाइड्रा यानी कि मुकुलन द्वारा जनन करता है। विखंडन बाइनरी फ्यूजन, इस विधि में जीव का शरीर एक या एक कोशिका से अधिक भागों में बंट जाता है। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। द्विविखंडन, ये दो जीव की उत्पत्ति होता है और बहुविखंडन, इसमें बहुत सारे जीव की उत्पत्ति होता है। द्विविखंडन या द्विविखंडन में जीव अपने जैसी दो समान संतति की उत्पत्ति करते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये पूर्ण विकसित अमीबा है। यहाँ पहले न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है और यहाँ पे न्यूक्लियस बट गया है और यहाँ पे जीव द्रव्य का विभाजन हो रहा है और केंद्रक का दो भागों में बंटना, कोशिका द्रव्य का विभाजन, और यहाँ पे लाइन पतला हो गया है और कोशिका द्रव्य भी अलग अलग हो गया है और ये करीब दो सेल के जैसा दिखाई दे रहा है और यहाँ दो समान कोशिका यानी कि दो उत्पन्न अमीबा का निर्माण हो चुका है। यह है फ्रेंड्स द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता अमीबा।
आगे है फ्रेंड्स, क्रिया एक पूर्ण विकसित अवीवा का पहले केंद्रक बढ़ता है। केंद्रक बढ़ने के बाद कोशिका द्रव बढ़ता है। कोशिका द्रव बढ़ने के बाद दो अवीवा का निर्माण होता है। अवीवा में द्विविखंडन या बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन जिसे कि कहते हैं।